Hello guys, welcome back to channel again most welcome to the beautiful platform of मेडकवल्ला टीम। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स के बारे में, जिसको हम एंटी डायबिटिक एजेंट्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स आर द ड्रग्स दैट लोअर द ब्लड ग्लूकोज शुगर लेवल्स इन द बॉडी। जितने भी हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स होते हैं, एक ऐसे ड्रग्स होते हैं जो हमारे बॉडी में जो एक्सेस मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में जो ब्लड शुगर होता है उसको कम करने में मदद करते हैं। सो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स आर द ड्रग्स दैट लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल इन द बॉडी। मतलब हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट ऐसे ड्रग्स होते हैं जो हमारे बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को कम करते हैं। दे आर मेनली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज। ये मेनली डायबिटीज़ मेलिटस, जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस होता है, जो इंसुलिन की डिफिशियंसी की वजह से होता है, ठीक है, उसको ट्रीट करने के लिए ये हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स का हम प्रयोग करते हैं। जब भी एबनॉर्मल तरीके से हाइपरग्लाइसेमिया होता है, मतलब जब भी हमारे ब्लड में ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है, बोले तो हाइपरग्लाइसेमिया होता है, तब जाके हम हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स का यूज़ करते हैं वे ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए। डायबिटीज़ क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, सो डायबिटीज़ मेलिटस इज ए क्रोनिक मेटाबॉलिक डिजीज करेक्टराइज्ड बाय द हाई लेवल्स ऑफ ग्लूकोज शुगर इन द ब्लड, जिसको हम हाइपरग्लाइसेमिया बोलते हैं, ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन और रेसिस्टेंट टू द इंसुलिन और बोथ। जो डायबिटीज़ मेलिटस होता है एक तरह का क्रोनिक मेटाबॉलिक डिजीज है, जो तब होता है जब हमारे ब्लड में हाई लेवल में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया हो, हाइपरग्लाइसेमिया हो गया हो, या फिर जो हमारी पेनक्रियाज है, जो हमारे बॉडी में जो पेनक्रियाज है वो सफिशिएंट अमाउंट में इंसुलिन का प्रोडक्शन ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है, पहला रीज़न ये है कि जो हमारे ब्लड में हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज है। दूसरा ये है कि हमारा पेनक्रियाज है सफिशिएंट अमाउंट में इंसुलिन का सिक्रेशन ही ना कर पाए, या फिर दोनों के वजह से डायबिटीज़ हमें होता है। पहला कि अगर हाई लेवल ऑफ शुगर हो गया, या फिर हमारा बॉडी सफिशिएंट अमाउंट में इंसुलिन के प्रोडक्शन नहीं करवा पा रहा है पेनक्रियाज से, तो हमें डायबिटीज़ हो जाता है। अब देखो, द नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल इज 80 to 100 mg/dl। जो नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल होता है 80 से लेके 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। एंड नॉर्मली द फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल इज लेस देन और इक्वल टू 100 mg/डेसीलीटर। मतलब जब हम फास्टिंग रहते हैं तो हमारे ब्लड के जो ग्लूकोज लेवल होता है वो होता है लेस देन और इक्वल टू 100 mg/dl। ठीक है, जब ये फास्टिंग की रेशियो बता रहा है, नॉर्मल में 80 से 100 mg/dl होता है। ठीक है, डीएल बोले तो डेसीलीटर। अब हाइपोग्लाइसेमिया क्या होता है ये हम जान लेते हैं। हाइपोग्लाइसेमिया इज ए कंडीशन इन विच योर ब्लड शुगर लोअर बाय द लेस देन और इक्वल टू 70 mg/dl देन द स्टैंडर्ड। जो हाइपोग्लाइसेमिया की कंडीशन होता है उसमें क्या होता है कि जो हमारे ब्लड का जो शुगर लेवल होता है लेस देन 70 mg/dl या फिर 70 mg/dl के बराबर होता है देन द स्टैंडर्ड रेंज। स्टैंडर्ड रेंज कितना है अपना 100 से 80 mg/dl है, लेकिन जो हाइपोग्लाइसेमिया है उसका क्या है, लेस देन और इक्वल टू 70 mg/dl देन द स्टैंडर्ड रेंज है। अब देखो हाइपरग्लाइसेमिया क्या होता है। सो हाइपरग्लाइसेमिया इज अ कंडीशन इन विच आवर ब्लड ग्लूकोज लेवल इज इंक्रीज एबव ग्रेटर देन और इक्वल टू 126 mg/dl देन द स्टैंडर्ड रेंज। अब हाइपरग्लाइसेमिया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें जो हमारा ब्लड के ग्लूकोज लेवल जो होता है वो 126 mg/डेसीलीटर से ज़्यादा होता है या फिर इसके बराबर हो जाता है देन द स्टैंडर्ड रेंज, तो उसको हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन। मतलब हमारे ब्लड में ज़्यादा मात्रा में शुगर का लेवल बढ़ चुका है। ठीक है, अब एक फ्लो चार्ट मैं दिखाऊंगा आप लोग को, जिसमें ये रहेगा कि अगर कोई नॉर्मल पर्सन है जब भी फूड इंटेक करता है, कैसे जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होते हैं, और जब ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है तो कैसे पेनक्रियाज इंसुलिन का सिक्रेशन करके उसको डाइजेस्ट करवाती है। सेम तरीके से मैं बात करूँगा डायबिटिक पर्सन में कि क्या दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो जब भी नॉर्मल पर्सन जो होता है जिसको डायबिटीज़ नहीं है, जब भी वो फूड इंटेक करता है तो बॉडी उसकी डाइजेशन करती है कार्बोहाइड्रेट्स का, जिसके वजह से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है ब्लड में क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखो, जो पेनक्रियाज होता है रिलीज करता है इंसुलिन। अब जो इंसुलिन होता है हेल्प्स करता है ग्लूकोज इंटर इनटू द बॉडी सेल। इंसुलिन जो होता है मदद करता है कि जो ग्लूकोज है हमारे बॉडी सेल्स में एंट्री करे और एनर्जी प्रोवाइड करे, और जिससे एनर्जी का प्रोडक्शन हो। ठीक है, अब देखो ये नॉर्मल पर्सन की बात थी। अब कोई पर्सन अगर डायबिटिक है, तो अगर कोई डायबिटिक पर्सन है तो उसमें क्या होता है, यहाँ तक तो सेम प्रोसेस होगा, वो भी फूड इंटेक करेगा, डाइजेशन करेगा कार्बोहाइड्रेट का,
ग्लूकोज का। इसके बाद क्या होगा, जो इंसुलिन होगा या तो एब्सेंट होगा या फिर नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। अब इसमें क्या होता है, नॉर्मल पर्सन में क्या होता है कि पेनक्रियाज जो होता है रिलीज करता है इंसुलिन, लेकिन इसमें डायबिटिक जो पर्सन है या तो इंसुलिन एब्सेंट रहेगा या फिर सही से वर्क नहीं करेगा। सही से बोले तो डिफिशियंसी होगी इंसुलिन की इन द बॉडी। जो पेनक्रियाज होगा सही से इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ग्लूकोज है सही से सेल में एंट्री नहीं ले पाता है, जिसके वजह से जो हमारे ब्लड होता है, ब्लड में हमारा ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है, क्योंकि ग्लूकोज जो होता है ब्लड में जाके इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से पूरा ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें हाइपरग्लाइसेमिया होता है या फिर डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं इसको। तो ये डिफरेंस है एक नॉर्मल पर्सन में और एक डायबिटिक पर्सन में। एक सिंपल तरीके से पूछे समझ लो कि जो नॉर्मल पर्सन होता है जब भी फूड इंटेक करता है तो डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, जिसकी वजह से ग्लूकोज फॉर्म होता है ब्लड में, और जो पेनक्रियाज होती है रिलीज करती है इंसुलिन। अब जो इंसुलिन होता है हेल्प्स करता है ग्लूकोज को, ताकि बॉडी सेल में पूरा वो एंट्री करे और एनर्जी का प्रोडक्शन करे। सेम प्रोसेस होता है डायबिटिक पर्सन के लिए। जब डायबिटिक पर्सन फूड इंटेक करता है, डाइजेशन करता है कार्बोहाइड्रेट का, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है ब्लड में, लेकिन एक नॉर्मल पर्सन में पेनक्रियाज जो होता है रिलीज करता है इंसुलिन, लेकिन जब डायबिटिक पर्सन है तो या तो इंसुलिन एब्सेंट रहेगा या तो पेनक्रियाज इंसुलिन सफिशिएंट अमाउंट में रिलीज नहीं कर पा रहा है, नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, जिसकी वजह से ग्लूकोज जो होता है कैन नॉट इंटर द सेल्स में एंट्री नहीं ले पाता है, तो ग्लूकोज एक्यूमुलेट होने लगता है ब्लड में, जिसकी वजह से हमें हाइपरग्लाइसेमिया होता है या फिर डायबिटीज़ मेलिटस हो जाता है। ठीक है, अब ये रेशियो देखो, जो नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल होता है 100 से लेके 80 mg पर डेसीलीटर होता है। तो लेवल है, स्टैंडर्ड रेंज है ये। अगर इससे ज़्यादा बढ़ता है, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 126 mg पर DL, तो इसको हम हाइपरग्लाइसेमिया बोलेंगे। और अगर इससे कम होता है 80 से 100 mg पर डेसीलीटर से अगर कम होता है, मतलब लेस देन और इक्वल टू 70 mg पर डेसीलीटर, इसको बोलेंगे हम हाइपोग्लाइसेमिया। तो हाइपरग्लाइसेमिया यदि 126 mg पर DL से ज़्यादा हो या फिर उसके बराबर हो, और हाइपोग्लाइसेमिया बोले तो लेस देन और इक्वल टू 70 mg पर DL होगा, तो इसको हम बोलेंगे हाइपोग्लाइसेमिया। अब हम पढ़ेंगे इसकी क्लासिफिकेशन को। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। द एंटी डायबिटिक एजेंट, जिसको हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट को हम एंटी डायबिटिक एजेंट भी बोलते हैं। सो द एंटी डायबिटिक एजेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 क्लासेस। इसको मेनली 2 क्लासेस में बांटा गया है। पहला है हार्मोन्स, जिसमें इंसुलिन एंड इट्स प्रिपरेशन, और इंसुलिन की तरह ही डिफरेंट टाइप्स के इसके डेरिवेटिव्स बनेंगे। दूसरा क्या है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट या फिर सिंथेटिक हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, मतलब ओरली दिया जाता है किसी भी पेशेंट को। एक तो ये है हार्मोनल हो गया, दूसरा क्या है ओरल, जो दवा के फॉर्म में आता है, टैबलेट के फॉर्म में आता है, इसको हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक बोलते हैं। पहला क्या है हार्मोन्स के लेवल, मतलब इंसुलिन एंड इट्स प्रिपरेशन, जो इंजेक्शन के फॉर्म में देते हैं। दूसरा क्या है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट या फिर सिंथेटिक हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। अब इसको हम एक एक करके पढ़ते हैं। अब देखो, इसमें जो पहला है हार्मोन्स, इंसुलिन एंड इट्स प्रिपरेशन, जैसे मैंने बताया इसके पहले में कि पहला जो है हार्मोन, जिसमें इंसुलिन और इसके प्रिपरेशंस आते हैं। दूसरा क्या था ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। तो पहले हम लोग देखेंगे ये हार्मोन्स में कौन कौन से आते हैं। सो इंसुलिन इज ए हार्मोन प्रोड्यूस बाय द बीटा सेल्स ऑफ आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पेनक्रियाज। जो इंसुलिन होता है एक तरह का हार्मोन होता है, जो बीटा सेल्स जो होता है ऑफ आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पेनक्रियाज, वो सेक्रेट करता है इंसुलिन। मतलब इंसुलिन जो होता है एक तरह का हार्मोन होता है जो प्रोड्यूस बाय होता है बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज, ठीक है, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पेनक्रियाज। इट इज पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग द 51 एमिनो एसिड्स अरेंज्ड इन द 2 चेन्स नेमली ए एंड बी। अब देखो, जो इंसुलिन जो होता है एक तरह का हार्मोन है, जो होता है एक तरह का पॉलीपेप्टाइड होता है जो कंटेन करता है 51 एमिनो एसिड्स को, अरेंज्ड इनटू द 2 चेन्स नेमली ए एंड बी। ये 2 चेन्स में अरेंज होते हैं, जिसमें चैन ए और चैन बी होता है। अब देखो, हैविंग 21, जो चैन ए होता है उसके पास 21 एमिनो एसिड होता है, और जो चैन बी होता है उसका 30 एमिनो एसिड होता है। तो इसको बोलते हैं हम टोटल 51 एमिनो एसिड्स। दिस 2 चेन्स आर कनेक्टेड बाय द 2 डाइसल्फाइड ब्रिजेस SS बॉन्ड ऑफ सिस्टीन्स। अभी जो दूसरे से 2 सल्फाइड ब्रिज जो S बॉन्ड S से जुड़े होते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देखो कैसे जुड़े होते हैं। चैन ए है ये जो 21 एमिनो एसिड से बना हुआ है, पूरा 21 एमिनो एसिड से, और ये चैन बी है जो 30 एमिनो एसिड से बना हुआ है, जो 2 SS बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखो सोर्स इसका देखेंगे हम। सोर्सेज ऑफ इंसुलिन, पेनक्रियाज ऑफ पिग और ऑक्स, जितने भी पेनक्रियाज होते हैं पिग के, सुअर के और ऑक्स बोले तो बैल हो गए सब,
ठीक है, सांड हो गए। सो पोर्सिन इंसुलिन इज इंसुलिन ऑब्टेन फ्रॉम द पेनक्रियाज ऑफ पिग्स एंड क्लोजली रिसेंबल्स द ह्यूमन इंसुलिन इन स्ट्रक्चर। अब जो पोर्सिन इंसुलिन होता है पेनक्रियाज ऑफ पिग्स, सुअर के पेनक्रियाज से इसको ऑब्टेन करते हैं, जो ह्यूमन स्ट्रक्चर के रिसेंबल करता है, मतलब थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है ह्यूमन के इंसुलिन से ही। अब देखो, पोर्सिन इंसुलिन डिफर्स फ्रॉम द ह्यूमन इंसुलिन इन द ओनली वन एमिनो एसिड इन द बी चेन्स। अब जो पोर्सिन इंसुलिन होता है, बोले तो जो पिग का पेनक्रियाज से निकला हुआ इंसुलिन होता है, जिसको बोलते हैं हम पोर्सिन इंसुलिन, ये डिफर होता है ह्यूमन इंसुलिन से केवल एक एमिनो एसिड के चैन से। अब दूसरा जो है बोवाइन इंसुलिन। बोवाइन इंसुलिन इज द इंसुलिन ऑब्टेन फ्रॉम द पेनक्रियाज ऑफ केटल, काउ या ऑक्सन, एंड डिफर्स फ्रॉम द ह्यूमन इंसुलिन बाय द 3 एमिनो एसिड्स इन द ए चेन में 2 एमिनो एसिड्स एंड बी चेन में 1 एमिनो एसिड्स। बोले तो बोवाइन इंसुलिन होता है एक तरह का इंसुलिन होता है जो केटल के पेनक्रियाज, केटल बोले तो काउज या फिर ऑक्स, काउ मतलब गाय हो गया, ऑक्स मतलब बैल हो गए, सब सांड हो गए। कि जो बोवाइन इंसुलिन होता है एक तरह का इंसुलिन होता है जो ऑब्टेन किया जाता है पेनक्रियाज ऑफ केटल से, जो ह्यूमन इंसुलिन से केवल 3 एमिनो एसिड का डिफरेंस होता है इसका। मतलब अगर ह्यूमन इंसुलिन को रखा जाए एक तरह से, अगर केटल के इंसुलिन को रखा जाए तो केवल 3 एमिनो एसिड्स का डिफरेंस पाओगे, जिसमें जो चैन ए होता है उसमें 2 एमिनो एसिड का डिफरेंस होता है और जो चैन बी होता है उसमें केवल 1 एमिनो एसिड का डिफरेंस होता है। देखो, जो बोवाइन इंसुलिन होता है एक तरह का ऐसा इंसुलिन होता है जो ऑब्टेन्ड किया जाता है पेनक्रियाज ऑफ केटल्स एंड डिफर्स फ्रॉम द ह्यूमन इंसुलिन बाय द 3 एमिनो एसिड्स इन ए चैन 2 एमिनो एसिड्स एंड बी चैन 1 एमिनो एसिड्स। मतलब जो बोवाइन इंसुलिन होता है ये ऑब्टेन्ड किया जाता है पेनक्रियाज ऑफ केटल्स, जैसे काऊ हो गया, ऑक्सन हो गया, इनके पेनक्रियाज से इसको ऑब्टेन करते हैं। और ये ह्यूमन इंसुलिन से केवल 3 एमिनो एसिड का डिफरेंस होता है इनके अंदर। मतलब जो केटल के जो इंसुलिन है और जो ह्यूमन के इंसुलिन में, इनमें केवल 3 एमिनो एसिड का डिफरेंस होता है, जिसमें ए चेन में 2 एमिनो एसिड का डिफरेंस होता है और बी चेन में 1 एमिनो एसिड का डिफरेंस होता है। ठीक है। अब देखो, जो ह्यूमन इंसुलिन होता है इज प्रोड्यूस्ड आइदर बाय द एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ पोर्सिन इंसुलिन और बाय द यूज ऑफ डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी इन द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सो दैट एमिनो एसिड सीक्वेंस इज आइडेंटिकल टू द ह्यूमन इंसुलिन। अब देखो, जो ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस किया जाता है तो या तो एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन किया जाता है पोर्सिन इंसुलिन का, बोले तो पिग के इंसुलिन का, और बाय द यूज ऑफ डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी इन द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या फिर उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम के अंदर ट्रांसफ़र करके ये इंसुलिन का प्रोडक्शन करवाया जाता है। ठीक है, ताकि जो ह्यूमन इंसुलिन है उससे ये आइडेंटिकल हो सके। मतलब जो पोर्सिन का जो इंसुलिन है, बोले तो जो पिग का इंसुलिन है और जो ह्यूमन का इंसुलिन है, दोनों में अधिकतर समानता हो सके। ठीक है, तो व्हाट इज ऑफ इंसुलिन। सो जो इंसुलिन होता है इट इज़ वाइट पाउडर विच इज़ स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। इंसुलिन होता है एक तरह का वाइट पाउडर होता है जो स्लाइटली सॉल्युबल होता है वाटर में। इट डिजॉल्व्स इन डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ मिनरल एसिड्स। ये मिनरल एसिड्स में ये अच्छी तरीके से डिजॉल्व हो जाता है। सो इट इज़ स्टोर्ड एट द रूम टेम्परेचर बिटवीन द 2 डिग्री सेल्सियस टू 8 डिग्री सेल्सियस एंड शुड नॉट बी अलाउड टू फ्रीज। जो इंसुलिन होता है इसको हम 2 डिग्री टेम्परेचर से लेके 8 डिग्री टेम्परेचर के बीच में इसको रखते हैं और इसको हमको फ्रीज नहीं होना है कि आप इसको फ्रीज नहीं कर सकते। ठीक है। इट इज़ सेंसिटिव टू द हीट एंड लाइट। ये हीट एंड लाइट के काफ़ी सेंसिटिव होता है। ठीक है, सेंसिटिव बोले तो अगर हीट एंड लाइट के संपर्क में आता है तो ये ख़राब हो सकता है। इंसुलिन इंजेक्शन इज स्टोर्ड इन द मल्टी डोज कंटेनर। जितने भी इंसुलिन इंजेक्शन होते हैं इसको हम मल्टी डोज कंटेनर में इसको हम रखते हैं। यूजेज ऑफ इंसुलिन। सो इट इज़ यूज टू लोअर द हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल। इसको हम हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने में यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू रेगुलेट द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ये कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करता है। इट इज़ यूज टू ट्रीट द कीटोएसिडोसिस। मतलब कि हम एसिडोसिस का ट्रीटमेंट के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। अब देखो, जितने भी इंसुलिन थे हमने इसको पढ़ लिए, इंसुलिन क्या होता है उसको पढ़ लिए। अब इसके प्रिपरेशन को पढ़ेंगे। इंसुलिन एंड प्रिपरेशन मतलब टाइप्स ऑफ इंसुलिन। अब देखो, टाइप्स ऑफ इंसुलिन में फर्स्ट आता है रैपिड एक्टिंग, जो बहुत ही फास्टली एक्ट करता है, जिसमें 3 तरह के इंसुलिन आते हैं। पहला इंसुलिन एस्पार्ट, इंसुलिन लिस्प्रो, इंसुलिन ग्लूलिसिन। अब अगर इंसुलिन एस्पार्ट को देखा जाए तो इसके ब्रांड नेम है नोवोलोग के नाम से आता है और इसका जो इफेक्टिव ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है 3 से 5 घंटे तक ये काम करता है। और साथ साथ में ये जो है
इंसुलिन लिस्प्रो जो है, अगर इसका ब्रांड नेम देखा जाए तो हुमालोग है, जो 2 से 4 घंटे तक काम करता है अपने बॉडी में। इंसुलिन ग्लूलिसिन जो है, अगर ब्रांड नेम इसका देखा जाए तो एपिड्रा के नाम से आता है, जो 1 से लेकर 2.5 घंटे तक हमारे बॉडी में काम करता है। ये रैपिड एक्टिंग में ये 3 इंसुलिन आते हैं और इनके ब्रांड नेम है और इनके इफेक्टिव ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। दूसरा आता है शॉर्ट एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग बोले तो रेगुलर जो सोलुबल इंसुलिन आते हैं इसमें, जैसे होमोलिन आर नाम से आएगा, ब्रांड नेम है। एक होता है नोवोलिन आर, जो इसका ड्यूरेशन होगा एक्शन का वो 3 से 6 घंटे तक हमारे बॉडी में ये असर देता है। तीसरा गया इंटरमीडिएट एक्टिंग। इंटरमीडिएट एक्टिंग में गया NPH, नेचुरल प्रोटामिन हैगेडॉन या फिर आइसोफेन इंसुलिन के नाम से इसको जानते हैं, और इसका ब्रांड नेम देखा जाए तो होमोलिन एन एंड नोवोलिन एन के नाम से आता है, जो 10 से लेकर 16 घंटे तक हमारे बॉडी में ये काम करता है। चौथा देखा जाए तो लॉन्ग एक्टिंग आता है। लॉन्ग एक्टिंग में आपके 2 इंसुलिन आ गए, जिसमें पहला इंसुलिन ग्लार्जिन और इंसुलिन डेटेमिर। अब जो इंसुलिन ग्लार्जिन है उसका ब्रांड नेम देखा जाए तो लेंटस के नाम से आता है, जो 24 घंटे तक हमारे बॉडी में वर्क करता है। दूसरा क्या है इंसुलिन डेटेमिर, जो लेवेमिर के नाम से आता है, जो 6 से लेकर 23 घंटे तक हमारे बॉडी में ये कार्यरत होता है, कार्य करता है। तो ये था अपना टोटल इंसुलिन एंड इट्स प्रिपरेशन। अगर क्वेश्चन आता है कि इंसुलिन एंड प्रिपरेशन का नाम लिखने के लिए, तो जिससे इसके पहले जो मैं पढ़ाया हूँ इंसुलिन के बारे में उसको लिखना है, और इसका जो क्लासिफिकेशन, ये टाइप्स ऑफ ये इसके प्रिपरेशंस हो गए। इंसुलिन तो हमने पढ़ लिया कि इंसुलिन क्या होता है, वो अलग टॉपिक था, और इंसुलिन एंड इट्स प्रिपरेशन, तो ये इसके प्रिपरेशंस हैं। जितना मैं पढ़ाया हूँ रैपिड एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, इसके प्रिपरेशंस हैं। और ये क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला क्लासिफिकेशन यही था कि ह्यूमन इंसुलिन एंड इट्स प्रिपरेशन पढ़ना। दूसरा क्या था, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स को पढ़ना। अब हम लोग पढ़ेंगे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। अब देखो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, ये बी मतलब सेकंड क्लासिफिकेशन है। पहला क्लासिफिकेशन था इंसुलिन एंड इट्स प्रिपरेशन, दूसरा क्या है ये ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। स्टार्टिंग में मैंने बताया आपको, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट जाता है इंसुलिन सेंसिटाइजर्स, जो मेन कैटेगरी है इसका इंसुलिन सेंसिटाइजर, जिसके अंदर 2 कैटेगरीज है, सब कैटेगरीज जो आते हैं बायगोनाइड्स। बायगोनाइड्स में आता है आपका मेटफॉर्मिन एंड फेनफॉर्मिन। जोलिडिनाडाइंस जो है इसमें आपका पायोग्लिटाजोन एंड रोसिग्लिटाजोन्स। अब बी जो क्लासिफिकेशन इसका आता है, बी क्लासेस जो है वो है आपका इंसुलिन सीटागोगस। इसमें आपके सल्फोनाइल यूरिया जाते हैं, जिसमें ग्लिमेपिराइड, ग्लिपेजिन, ग्लाइब्राइड और ग्लिबेनक्लामाइड आते हैं, ग्लिबेनक्लामाइड, ठीक है। दूसरा इसका सब क्लासिफिकेशन है वो है मेग्लिटिनाइड्स, जिसमें आगे आपका रिपाग्लिनाइड और नेटेग्लिनाइड्स। तीसरा इसमें सब क्लासिफिकेशन है वो है DPP-4 इनहिबिटर, जिसमें आगे सीटाग्लिप्टिन, सेक्साग्लिप्टिन एंड लिनाग्लिप्टिन। ये इंसुलिन सेक्रेटागोगस में आते हैं ये। तीसरा आ गया आपका क्लासिफिकेशन वो हो गया अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, जिसमें जो ये डिक्रीज करता है इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, जो इंटेस्टाइन में ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता है उसको ये डिक्रीज करता है। जिसमें एग्जांपल में देखा जाए तो एकार्बोस, वोगलीवोस एंड मिग्लीटोल के नाम से ये आते हैं। अब जो चौथा क्लासिफिकेशन है वो क्या है SGLT2 इनहिबिटर्स, जो इंक्रीज करते हैं एक्सक्रीशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द यूरिन्स, मतलब यूरिन के थ्रू ग्लूकोज का क्या करते हैं एक्सक्रीशन कराते हैं, मतलब बाहर कराते हैं बॉडी से, जिसमें क्या डापाग्लिफ्लोजिन्स और इमाग्लिफ्लोजिन्स, ठीक है। तो ये अपना पूरा क्लासिफिकेशन था। अब देखो जो हमारे सिलेबस हैं, डी फार्म के सिलेबस में है वो क्या है उसको देखो। एग्जाम्पल्स ऑफ हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, इसमें बोला गया इंसुलिन एंड इट्स प्रिपरेशन, जो हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक के बारे में और उसके प्रिपरेशंस के बारे में, ठीक है, वो हो गया। अब इसमें और जो है जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक के अंतर्गत आते हैं, जैसे मेटफॉर्मिन हो गया, ग्लाइबेनक्लामाइड हो गया, ग्लिमेपिराइड हो गया, पायोग्लिटाजोन हो गया, रेपाग्लिनाइड हो गया, ग्लिफ्लोजिन हो गया एंड ग्लिप्टिन्स हो गया। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स के, जो हम लोग क्लासिफिकेशन में पढ़ रहे थे, क्योंकि इसका 2 क्लासिफिकेशन था, 2 था, क्योंकि एंटी डायबिटिक एजेंट्स को 2 भागों में बांटा गया है। पहला हार्मोन्स, जो हार्मोन्स के बेसिस पर बांटा गया है, जिसमें इंसुलिन और एंड इट्स प्रिपरेशन। इंसुलिन आता है, इंसुलिन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और इसके प्रिपरेशन जितना भी हम लोगों ने रैपिड एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग पढ़ा वो उसके बारे में। और दूसरा जो क्लासिफिकेशन में बताया हूँ अभी जो पढ़ाया हूँ वो था ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, और या फिर इसको सिंथेटिक हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स बोलते हैं। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स है उसको 2 भागों में बांटा गया है, एक हार्मोन्स के बेसिस पे, एक ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स की तरह, ठीक है। अभी नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट ऑल द मेडिसिन्स, देयर स्ट्रक्चर, मोड ऑफ एक्शन, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज एंड ब्रांड नेम यूजेस, ठीक है। तब तक के लिए लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए टू दिस चैनल। Thank you so much for watching this video.